हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज वाली साइंस की क्लास के साथ। और उम्मीद यही कर रहा हूं कि आप लोगों तक ये सेशन पहुंच रहा होगा और इस सेशन से आपको लाभ जरूर मिल रहा होगा। और आज के स्पेशल सेशन में क्या बात करने वाले हैं हम लोग, वही 14th चैप्टर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 के ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और ये एनसीईआरटी क्लास 8 के साइंस बुक को मैं अभी फिलहाल इस सीरीज के अंतर्गत डिकोड कर रहा हूँ। 14वां चैप्टर है। इससे पहले 13 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर किया जा चुका है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। बाकी के चैप्टर्स भी है, जाके जरूर देखिए। लेकिन इस चैप्टर पे अभी के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। हर वो अभ्यर्थी जो किसी एग्जाम्स की तैयारी करे और साइंस के कॉन्सेप्ट को जिनको बेहतर करना है, उनके लिए सेशन बहुत उपयोगी है। अगर आप सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो ये सेशन आपके लिए है। अगर आप बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और साइंस एक सब्जेक्ट के तौर पर आपको पढ़ना है, तो ये सेशन आप ही के लिए है। अगर आप यूपी टेट या एमपी टेट वर्ग 2 जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सुपर टेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर DSSB जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम कोई भी हो, अगर साइंस के कॉन्सेप्ट को बेहतर करना है तो ये सेशन आप ही के लिए है। चलिए आज के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में बात कर रहे थे। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर का नाम है और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पिछली क्लास में बताया गया था और आज बाकी के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, सिंपल सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। खास करके जो लोग अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, कृपया करके मेरे रिक्वेस्ट पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है, ठीक है ना। कुछ नहीं है, साइड में सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दो और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। दैट्स इट, बाकी काम हो जाएगा। तो दिस इज द केस। और टेलीग्राम चैनल भी यही है, साइंस बाय सुमित सर, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास अभी के सेशन में हम लोग कर रहे हैं। देखो, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में हम बात कर रहे हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। और पिछली क्लास में हमने बात की थी कि सपोज जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि ये कोई एक कंटेनर है और इसमें कोई एक लिक्विड है, मटेरियल है, सपोज कोई द्रव है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एक लिक्विड है और अगर सिस्टम के जरिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करवाते हैं, तो मे बी सम सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो। जैसे पानी से बिजली प्रवाहित करवाए इम्प्योर वाटर से, तो वो टूट करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जो बदल जाता है, तो वो एक तरीके का केमिकल रिएक्शन ही तो है, केमिकल इफेक्ट ही तो है। तो ये बात हम पहले से ही जानते हैं और आज इसके एक कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी फिलहाल हम लोग बातचीत करेंगे। इस चित्र को देखिए आप, ठीक है। इसी केमिकल इफेक्ट को दिखाने के लिए एक एक्टिविटी किया गया है और इस एक्टिविटी में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन का रॉड लिया है। ये कार्बन का रॉड है, इलेक्ट्रोड ऐसे समझ लीजिए, पानी में इसे डुबो दिया गया और इस रॉड के ऊपर ना धातु की बनी हुई कैप को अच्छे से सेट कर दिया गया, मेटल कैप यहाँ पे, ठीक है ना। और अच्छे से साफ करके इसको सेट कर दिया गया और इस कैप को, पानी का लेवल अगर यहाँ है तो इससे ऊपर ही रखा गया है और इस पूरे इलेक्ट्रोड को, मतलब पूरे कार्बन रॉड को इसमें डुबो दिया गया, ठीक है। अब यहां से एक तार, यहां से एक तार निकाल करके इसको सेल से या बैटरी से जोड़ दिया गया ताकि करंट पास हो। जैसे ही करंट पास होगा, बैटरी से इसको जोड़ेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा, करंट पास होगा, तो यहाँ इस पानी के अंदर, यहाँ इस कंटेंट के अंदर जो भी लिक्विड यहाँ पे है, इसमें एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर वो गैस के बुलबुले या जो भी है वो आपको बनते हुए दिखाई देने लगेंगे, गैस का डिपॉजिट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर दिखाई देने लगेंगे। तो ये चीज एक तरीके का केमिकल इफेक्ट ही है। इसी चीज को एक्टिविटी में यहाँ बताया गया कि दो बेकार सेलों से सावधानी पूर्वक कार्बन की छड़ों को निकालिए। जो बैटरी होती है ना, टॉर्च में डालने वाले जो सेल होते हैं, उससे आप कार्बन का रॉड निकाल लीजिए, ठीक है, आपने निकाल लिया। और उनके ऊपर मेटल का कैप अच्छे से सैंड पेपर से साफ करके लगा दीजिए और तांबे की तार को लपेट करके उसे बैटरी से जोड़िए, जैसे कि इसमें जोड़ा गया है। दोनों तार को हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। और इन दोनों ही जो ये रॉड है ना, इसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। कार्बन की छड़ों के अलावा आप कोई और भी कंटेंट ले सकते हैं, लोहे की कील भी आप ले सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोड के लिए कंटेंट लेना था तो ले लिया। किसी कांच के ग्लास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला पानी भरिए, ठीक है, एक कप पानी डालो
और जल को और अधिक कंडक्टर बनाने के लिए इसमें छोटा चम्मच साधारण नमक या नींबू मिला दो ताकि गुड कंडक्टर वाटर हो जाए वो, ठीक है ना। ठीक है, अब इस विलयन में इलेक्ट्रोड को डुबोइए और यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की जो टोपियां है ना वो पानी से बाहर हो, ठीक है ना, मतलब ये पानी से बाहर हो जो अभी मैंने आपको बताया था। चलो ये पानी से आउट ही है, ठीक है। अब करंट पास कीजिए बैटरी से जोड़ करके, यही बोला जाएगा। 3-4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोड को ध्यान पूर्वक देखिए, क्या इलेक्ट्रोड के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं, है ना। क्या हम विलयन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। कुछ नई चीजों का बनना, किसी नए प्रोडक्ट का बन जाना एक तरीके से केमिकल रिएक्शन ही तो है। और कक्षा 7 में इसके ऊपर केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के ऊपर खूब भी बात हुई है, आप जानते भी हैं इसके बारे में। तो इस एक्टिविटी में कहीं ना कहीं वो रिएक्शन होता है, आप ऐसे देख सकते हैं बिजली पास होने से कहीं ना कहीं रिएक्शन हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी का ही तो ये केमिकल, इसकी वजह से ही तो हो रहा है, केमिकल इफेक्ट का एग्जांपल है। सो किसी चालक विलयन यानी कंडक्टर सॉल्यूशन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ना रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ये लाइन उस स्टेटमेंट को वैलिडेट करता है जो अभी मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन कुड टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कंडक्टर लिक्विड, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। इसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रोड्स उसमें हमने डाला था, इलेक्ट्रोड्स पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सीआर मतलब केमिकल रिएक्शन शॉर्ट में। तो गैस के बुलबुले बने, ठीक है, गैस निकला होगा या कोई कंटेंट निकला होगा, है ना। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन अगर लिक्विड में हो रहा है तो और क्या हो सकता है, कलर जो हो सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाए। गैस का बनना, कलर सॉल्यूशन का बदल जाना अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड्स, है ना। ये सब कहीं ना कहीं ये बताता है, ये इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रंग बदल गया, कुछ गैस के बुलबुले दिख रहे हैं आपको, तो वो केमिकल रिएक्शन होने को इंडिकेट करता है। ये रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके का होगा, क्या रिएक्शन दिखेगा आपको, या किस तरीके का कलर चेंज होगा, या कौन सी गैस बनेगी, ये सब बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड लिया गया है और किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये केमिकल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे हम कह सकते हैं। और एक नोट वाले पॉइंट के कैटेगरी में ये लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर में, इनके बारे में थोड़ा सा विलियम निकलसन के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। आपके बुक में इनके बारे में जिक्र किया गया है। 1800 ईस्वी में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, केमिस्ट हुआ करते थे, ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकलसन। नाम अच्छे से याद रखिए, कौन है, विलियम निकलसन। इन्होंने ये दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड्स, मेटल रॉड्स जो होते हैं, जो भी है, इलेक्ट्रोड्स को पानी में डुबो दिया जाए या इलेक्ट्रोड्स जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए ना, मतलब इलेक्ट्रोड एक लिक्विड में, पानी में डूबा हुआ है ये, और इसको जोड़ करके तार से या बैटरी से आपने विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो इनका कहना था कि जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा ना पानी से, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होंगे, क्योंकि H2O में तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बुलबुले उत्पन्न होंगे, ये इनका कहना था। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। ये इनका ऑब्जर्वेशन था कि अगर पानी से आप बिजली प्रवाहित करवाएंगे इलेक्ट्रोड डाल करके, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होंगे, और हाइड्रोजन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन किधर जाएंगे, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिटरली किधर जाएगा, तो बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, उससे जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड है, मतलब ये वाला देखो, ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। ये 12 वोल्ट का बैटरी है, मान लो 9 से 12 वोल्ट तार से कनेक्ट किया, और ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो ये किससे कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल से। अब आप इस पानी से बिजली प्रवाहित करवा रहे हैं, सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकल रहे, और यही इनका ऑब्जर्वेशन था निकोलसन का कि भाई साहब ऑक्सीजन जो है
वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। ठीक है ना। और वैसे भी आपको पता है, जब कोई आयंस की हम बात करते हैं सॉल्यूशन में, मान लो कोई आयंस बना, तो आयंस में जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यही होता है ना, आगे इसके ऊपर हम बात भी करेंगे। तो यही इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जाएगा पॉजिटिव की तरफ और हाइड्रोजन जाएगा दूसरे की तरफ। तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था और ये याद रखिएगा, विलियम निकलसन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देते हैं कि किसने ये बताया था और किस तरीके से अगर पानी से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं तो वो हाइड्रोजन किधर की तरफ जाएगा और ऑक्सीजन किधर की तरफ जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, क्लियर है, डन। अभी और भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे एक पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता है और एक नेगेटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता है। केमिकल इफेक्ट में यही होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कॉन्सेप्ट को मटीरियलाइज किया जाता है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। फिलहाल उसको डिस्कस करने से पहले एक बात देख लेते हैं, बूझो के दिमाग में क्या है। बूझो ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया। देखो, अब बूझो ने कुछ निश्चय किया, देखते हैं क्या निश्चय किया। पहली बात तो ये कि बूझो को ये पता है, हम लोग पिछले क्लास से ही बात कर रहे थे कि कुछ लिक्विड अच्छा कंडक्टर होता है, कुछ पुअर कंडक्टर होता है, कुछ पदार्थ अच्छे कंडक्टर होते हैं बिजली के, कुछ बैड कंडक्टर होते हैं। ये सब हम पिछली क्लास में भी बात कर चुके हैं। अब इसके दिमाग में क्या है, बूझो ने ये टेस्ट करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल एवं वेजिटेबल्स भी विद्युत का चालन करती है या नहीं। मतलब पानी वानी की बात हो चुकी है, एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं, बाकी लिक्विड दूध की भी बात कर चुके हैं, सिरके की भी बात कर चुके हैं कि कौन सा कंडक्टर गुड कंडक्टर है, कौन सा नहीं है। अब इसके दिमाग में आया कि पदार्थ तो सब्जियां भी है, पदार्थ तो फल भी है, क्या इसमें बिजली का प्रवाह होता है या नहीं होता है, मटेरियल तो वो भी है। तो अब ये वैलिड एक तरीके की जिज्ञासा है और इसको इसने शांत करने के लिए कुछ किया होगा इसने। तो देखते हैं क्या किया उसने। उसने आलू, आलू सब्जी है ना, आलू को दो बराबर भागों में काट दिया ऐसे, और टेस्टर के तांबे के तारों को इसमें निर्दिष्ट कर दिया। टेस्टर के बारे में पिछले क्लास में हमने बात की थी। ये देखो, ये मैग्नेटिक कंपास, एक टेस्टर है, आलू काटा और एक तार को यहाँ पे और एक तार को यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर दिया। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ये चीज ऐसे अगर पानी के रूप में, पानी में इस तार को ऐसे छोड़ते हैं ना और पानी कंडक्टर है, तो फिर ये मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा था, है ना। दैट मीन्स वो इंडिकेट कर रहा था कि पानी से बिजली प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि यहाँ मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं। इसको चेक करना है कि आलू से बिजली का प्रवाह हो रहा है या नहीं। अगर बिजली का प्रवाह होगा तो डिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन, कंपास डिफ्लेक्शन सुनिए। अब देखते हैं ये कर क्या रहा है और हो क्या रहा है। अब इसने ये काम तो आलू में तो दोनों तार को इंसर्ट कर दिया। जब ये काम कर रहा था तो उसकी माँ ने उसे बुला लिया, बूझो को बच्चे हैं, बुला लिया, और आलू में निर्विष्ट किए गए टेस्टर के तारों को बाहर निकालना वो भूल गया। अब वो भूल गया कि उसको करना क्या है, करना क्या था। उसने तार को इंसर्ट कर दिया, उसने देखा भी नहीं कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन में जा रहा है या नहीं। उसकी मम्मी ने बुला लिया और आधे घंटे के पश्चात जब वापस वो आया ना अपने सेटअप के पास, तो आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया, जबकि दूसरे तार की ओर कोई ऐसा धब्बा नहीं। आप देख रहे हो यहाँ पे एक धब्बा सा बन गया। दैट मीन्स यहाँ कुछ न्यू प्रोडक्ट बने, कुछ नई चीज बनी, ऐसा हुआ, तभी तो ये नीला धब्बा आया। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन हुआ होगा यहाँ पे, ये इंडिकेट कर रहा है। तो बिजली यहां प्रवाहित हुई, पानी में प्रवाहित होने से वहां भी केमिकल रिएक्शन हो रहा था, यहां कुछ हुआ, यहां भी एक केमिकल रिएक्शन हो गया। तो ये भी एक तरीके का इफेक्ट ही है ना। उसे इस फ्रैक्शन पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पहेली के साथ इस एक्टिविटी के बारे में दोहराया और उन्होंने पाया कि हर बार पॉजिटिव टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर ही नीला हरा धब्बा बनता है। ठीक है ना, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। ये नीला हरा धब्बा दूसरे टर्मिनल पे नहीं बन रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बड़े बार बार चेक कर रहा है अलग अलग तरीके से, तो उसको यही रिजल्ट मिल रहा है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज एक तरीके से जानकारी थी उनके लिए,
ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसका उपयोग करके किसी बॉक्स में छिपी बैटरी के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की पहचान वो कर सकता था। तो उसके लिए नई चीज है। तार लगा के देखता, जहां पे ग्रीन धब्बा बना समझ लो पॉजिटिव है, नहीं बना तो नेगेटिव है। तो ये उसके लिए अच्छी चीज है। उन्होंने इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया, क्योंकि निश्चित तौर पर उनके लिए उपलब्धि है, छोटे बच्चों के लिए। याद रखिए कि भूजो ने इस परीक्षण इस परीक्षण से मतलब शुरुआत उसने कैसे की थी कि आलू विद्युत का चालन करता है या नहीं, लेकिन उसको एक नई जानकारी क्या मिल गई कि केमिकल इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है। उससे एक नई जानकारी मिल गई कि हम बैटरी या सेल के टर्मिनल को पहचान सकते हैं, है ना। तो उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक केमिकल इफेक्ट उत्पन्न करता है। इसके लिए अत्यंत एक्साइटमेंट वाला डिस्कवरी थी वो ग्रीन कलर, है ना। वास्तव में कभी कभी ऐसा होता है विज्ञान में कि आप जानना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है, और वो जो हो जाता है वो एक नई चीज होती है, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आपने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की कहानी सुनी होगी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कुछ और अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उसी दौरान बाई चांस पेनिसिलिन की खोज हो गई थी, एंटीबायोटिक की खोज हो गई थी। उनका मकसद पेनिसिलिन को खोजना या एंटीबायोटिक खोजना नहीं था, वो तो कोई एक कल्चर टेस्ट कर रहे थे बैक्टीरिया के ऊपर, लेकिन एक दवाई खोज लिया उन्होंने, है ना, बाई चांस। तो ऐसे साइंस में कई सारी चीजें हुई है, और ये दिलचस्प जानकारी है। तो ये भी एक केमिकल इफेक्ट का एक एग्जाम्पल हो गया। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत प्लेटिंग। विद्युत प्लेटिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पदार्थ है ये, और सपोज कीजिए ये सिल्वर का बना हुआ है, ठीक है, चांदी का बना हुआ। चांदी सोना से सस्ता है, मान लो चांदी का कोई गहना है, तो है ये चांदी का बना, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर गोल्ड का कोट लगा दिया, गोल्ड की परत चढ़ा दी, तो ऊपर से दिखने में ये गोल्ड जैसा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो सकता है। और गोल्ड जैसा हो गया, है ये गोल्ड का बना नहीं है, ये सिल्वर का बना है, लेकिन आपने इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से गोल्ड के लेयर को इसके ऊपर लेप दिया, बिजली की वजह से, बिजली की सहायता से आपने किया, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। सोने की परत चढ़ी हुई चांदी की वस्तु आप उसे कह सकते हैं, देखने में सोना जैसा लग रहा है, ये तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। अच्छा, मान लो ये आयरन का रॉड है, ठीक है, और इस आयरन के ऊपर मान लो आपने, क्योंकि आयरन आप ऐसे छोड़ोगे ना, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करोगे, तो हो सकता है आयरन के ऊपर केमिकल रिएक्शन और लोहे में जंग लग जाए, उसकी गुणवत्ता खराब हो जाए समय के साथ। तो आपने इसके ऊपर एक वांटेड मटेरियल क्रोमियम का लेप चढ़ा दिया, जो इसे जंग लगने से बचा रहा है बिजली की सहायता से। यही तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। आपने आयरन के ऊपर जिंक के प्लेट को, जिंक के कोटिंग के बारे में, गैल्वेनाइजेशन के बारे में सुना होगा। ऐसा करने से, जिंक का परत चढ़ा देने से आयरन में रस्टिंग की संभावनाएं कम की जाती है, जंग रोधी लोहे में उसे बदला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ है जिसपे वो, ऐसे बहुत सारे मटेरियल है, वस्तु है जो बनी है एक्स नाम की वस्तु से, और उसके ऊपर वाई नाम के किसी दूसरे पदार्थ का लेप चढ़ा दिया जाता है, ताकि आपको जो उसकी गुणवत्ता को बेहतर करना है उसमें सहूलियत मिले। तो समथिंग ये जिस तकनीक से किया जाता है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी कैन सी दैट। सो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांटेड धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल और मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सिल्वर के ऊपर गोल्ड का परत चढ़ा देना, आयरन के ऊपर क्रोमियम या जिंक चढ़ा देना, ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम कॉमन एक तरीके से एग्जांपल कह सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक इज द एग्जांपल ऑफ द कॉन्सेप्ट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम कह सकते हैं। और ये बहुत उपयोगी प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत सारा इसके उपयोग होते हैं। उद्योगों में
धातु की वस्तुएं जो बनाई जाती है ना, उस पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने से इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। मतलब इस काम के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जो अभी मैंने बोला। जो कोट किए जाते हैं ना, विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांटेड प्रॉपर्टीज होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जा रहा है। मतलब गोल्ड में वो जो गुण है, उसकी गुणवत्ता के कारण ही सिल्वर के ऊपर गोल्ड लगाया, जो कि सिल्वर में नहीं है। लोहे में वो गुण नहीं है कि वो अपने आप को जंग से पूरी तरीके से बचा सके, तो इसलिए उसके ऊपर क्रोमियम लगा दिया और वो जंग से उसको बचा देता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं, जैसे कि कार के कुछ भागों की पार्ट्स की बात करें, बाथरूम में जो टोटी वगैरह लगाया जाता है, गैस बर्नर है, साइकिल के हैंडल है, पहिए के रिम है, इन सब पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। ये कई बार पूछा भी जाता है, क्योंकि उससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। क्रोमियम एक तरीके से जंग रोधी भी बन जाता है और चमक भी आ जाती है, खरोच स्क्रैच से वो अपने आप को बचा लेता है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कुछ कॉमन एग्जांपल है। जितने भी आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहे हैं ना, सब में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है, आप जानते हैं। क्रोमियम और क्यों किया गया? क्रोमियम काफी चमकदार दिखाई देता है और ये कोरोड नहीं होता है, ये लोहे की तरह एकदम से जंग में नहीं जाता है, रस्टिंग में नहीं जाता है। तो ये रस्ट फ्री कंटेंट बना देता है एक तरीके से। ये स्क्रैचेस को रेजिस्ट करता है क्रोमियम। तो यही सब तो गुण है क्रोमियम की, जिसके कारण क्रोमियम का परत चढ़ा देते हैं हम लोहे के ऊपर। तथापि क्रोमियम महंगा है ना। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी लोग कह सकते हैं कि क्रोमियम की परत क्यों चढ़ाते हैं, क्रोमियम से ही बना लो टोटी, क्रोमियम से ही बना लो हैंडल, बहुत महंगा होगा, फिर वहां दिक्कत हो जाएगी। तो जब सस्ते से काम चल जाएगा तो महंगा बनाने की क्या जरूरत है। इसीलिए क्रोमियम चूंकि महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होता है कई बार, इसीलिए आप सस्ती धातु से मेन बॉडी बनाते हो और महंगी धातु की परत उस पर चढ़ा देते हो। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक केस है। आभूषण वाला केस अभी मैंने बोला था कि आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का लेपन कर देते हैं। देखो, दो चीजें हैं, अगर चांदी से आपने आभूषण बनाए तो सोने की परत चढ़ा दो, वो भी एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, क्योंकि चांदी सस्ता है, सोना महंगा है। लेकिन सोना चांदी दोनों को अलग कर दो और उससे भी सस्ती धातु का कोई कंटेंट बनाया, लोहे का बनाया मान लो, तो उसके ऊपर चांदी का भी प्लेट चढ़ा सकते हो, है ना। तो ये आभूषण देखने में ओरिजिनल की तरह लगते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत ये सस्ते आभूषण होते हैं। ठीक है ना। तो ये भी एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही एग्जाम्पल है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डब्बे में, जैसे कोई कंटेनर है और ये जो डब्बा है ना, टिन के डब्बे में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। ये आयरन का बना है, ठीक है, और इसके ऊपर टिन का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाता है। और ये क्यों किया जाता है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। लोहे के डब्बे पे टिन का खाद्य पदार्थ जब का कंटेनर बनाया जाता है ना, तो लोहे के ऊपर टिन का इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों किया जाता है? तो देखो, कंटेनर में तो फूड रहेगा और फूड पार्टिकल्स मेटल से रिएक्ट कर सकते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि टिन और लोहे में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? तो चूंकि टिन लोहे से कम रिएक्टिव है, टिन जो है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन टिन, तो टिन जो है ये लोहे से कम अभिक्रियाशील है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। तो अगर लोहे का कंटेनर है और इसके ऊपर आपने टिन लगा दिया ऐसे, तो ये टिन से संपर्क में होगा, लोहे से तो संपर्क में नहीं होगा। अगर भोजन को सीधे लोहे के बर्तन में डाल देंगे तो भोजन लोहे से रिएक्ट करके पता नहीं टॉक्सिक कंटेंट बना दे, लेकिन टिन का लेप चढ़ा दिया तो शायद वो रिएक्शन बच जाएगा, क्योंकि टिन इज लेस रिएक्टिव। तो ये भी एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जाम्पल है। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए, जो ब्रिज है, ऑटोमोबाइल्स है, ट्रक, बस, ये सब जो है ना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये इस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। तथापि आयरन बॉडी काफी मजबूत होती है, लेकिन लोहे में जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, और इसी संचारण तथा जंग लगने से बचने के लिए
लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है ताकि वो रस्ट फ्री आयरन बन जाए। तो ये सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जाम्पल है, और इंडस्ट्रियल लेवल पर इस तकनीक का खूब सारा इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कई बार एक और तथ्य इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि विद्युत लेपन कारखानों में, मतलब जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज है ना, जिसमें यही काम होता है, एक मेटल के ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे मेटल का लेप चढ़ाया जाता है कमर्शियल तौर पर। तो विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा एक मुख्य समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी वेस्ट प्रोडक्ट होता है तथा पर्यावरण के लिए यह अच्छा नहीं माना जाता है। तो जब इंडस्ट्रियल लेवल पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रैक्टिस को कैरी किया जाता है तो इस बात का ध्यान खासा रखा जाना चाहिए कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है इस प्रोसेस में, उसको सही तरीके से निपटान किया जाए, नहीं तो आगे दिक्कत हो सकती है, पर्यावरण की गुणवत्ता पे असर पड़ सकता है। तो ये पॉइंट अभी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के महत्व के संदर्भ में बात की, ठीक है ना। क्या बात की अभी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहां कहां कैसे कैसे आपको हेल्प करता है और कहां कहां इसका यूज होता है। और इट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक कॉमन एग्जांपल है। इससे बनी हुई चीजें हमारे आसपास दिखाई देती है। सवाल यह है कि ये करते कैसे। एक मेटल की बनी हुई वस्तु के ऊपर दूसरे मेटल को का लेप कैसे चढ़ाते हैं, उसके लिए एक तकनीक है, तरीका है। अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बोलूं ना कैसे किया जाता है, हालांकि बहुत सारे इसके अपने कंटेंट होते, बहुत सारे इसके अपने एग्जांपल्स होते, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। इस पिक्चर में ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि बुनियादी तौर पर इस तकनीक में होता क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर ऑन ब्रास। ब्रास जो होता है ना, ब्रास ब्रास जानते हो ना, पीतल। अब मान लीजिए ये एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये ब्रास की बनी हुई है, ब्रास है, ठीक है। और मुझे इसके ऊपर कॉपर का लेप चढ़ाना है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, कॉपर मेटल है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो अब इसके लिए मुझे दो तीन चीजें चाहिए। एक तो बैटरी, जिससे बिजली हम प्रवाहित करवाएंगे, बैटरी मिल गया, चलो ठीक है। उसके बाद कॉपर का लेप चढ़ाना है, तो कॉपर का एक मेटल रॉड मुझे चाहिए, इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, ये एनोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड। और जिस मटेरियल के ऊपर मुझे कॉपर को लेपित करना है ना, उसका भी एक इलेक्ट्रोड चाहिए। जैसे ये ब्रास है ना, तो ब्रास का एक इलेक्ट्रोड हमें मिल गया, इस पे नेगेटिव चार्ज। ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। एक हमने कॉपर को लेपित करना है, एक तो जिस पदार्थ को लगाना है उसका इलेक्ट्रोड ले लिया, और जिस पे लगाना है उस पे उसका भी ले लिया, और दोनों अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस वाले को नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी से, और इस वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से कर दिया। अब एक सॉल्यूशन लिया, ये पीले कलर में आप देख रहे हो, सॉल्यूशन लिया। और ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जिससे बिजली प्रवाहित करने के बाद वो आयनाइज हो जाए, आयंस में टूट जाए। तो यहां जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया गया है, ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है जी। कॉपर सल्फेट लिया, सिंपल। अब सब सारा सिस्टम करो, बिजली ऑन करो, मतलब बिजली प्रवाहित होने दो। जैसे ही बिजली प्रवाहित होगा तो क्या होता है, पानी में भी जब बिजली प्रवाहित होता है तो आयनाइज हो जाता है ना। तो कॉपर सल्फेट में जब इस सॉल्यूशन में बिजली प्रवाहित होगा तो ये ऐसे आयंस में टूट जाएगा, कॉपर प्लस प्लस और सल्फेट माइनस। ये पॉजिटिव है, आयंस में टूट गया, ठीक है। तो अब देखो, ये जो इस कलर का आपको डॉट दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा इसको क्या बोलेंगे, डार्क रेड कलर का, ये सल्फेट आयंस है, SO4 माइनस माइनस। और जो ब्लू कलर का डॉट इसमें आयंस बना वो Cu प्लस प्लस है। तो ऑब्वियसली जो Cu प्लस प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला किधर की तरफ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा। तो ये जो ब्लू है आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर चिपक रहा है, अब जा रहा है ब्रास के ऊपर, है ना। तो ये कॉपर इसके ऊपर चिपक रहा है, और बाकी सल्फोनेट जो है वो इसके इसके पास जा रहा है, पॉजिटिव के पास जा रहा है। तो आपको जो काम था वो काम यहां से हो रहा है। यानी कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बिजली पास करवाया, उससे जो आयंस बना, उसमें से जो पॉजिटिव आयंस है कॉपर वाला, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएगा, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स आपने उस मटेरियल का बनाया है
जिसके ऊपर आपको लेप लगाना है, ब्रास का बनाया है, तो बन गया ना। यही तो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, यही है। आपके बुक में भी कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है ना। स्मरण कीजिए, बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं, थोड़ा आगे देख लेते हैं और देख लेंगे कि कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। तथापि दुर्घटनावश इसमें खरोच पड़ जाते हैं तो चमकदार परत उतर जाती है, स्क्रैचेस अच्छी नहीं लगती है नई चीजों पे, लेकिन उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए देखा होगा, ये सब पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, देखता हूं कुछ काम की और एक्स्ट्रा जानकारी इसमें है या नहीं, जो सोने के प्रतीत होते हैं लेकिन वो सोने का नहीं होता है। आप अब ये क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है, और क्या जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित की जाती है? हाँ, थोड़ा सा तो हमें पता है, अभी हमने ये सिस्टम देखा है। अब उसके लिए क्रियाकलाप देखिए। अब इस क्रियाकलाप में भी वैसे ही कुछ होगा, कंटेंट थोड़ा अलग हो सकता है। इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10x4 साइज के तांबे की 2 प्लेट चाहिए। देखो, कॉपर सल्फेट कंटेंट चाहिए तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट होगा पक्का। उस हमने जो अभी ऐसे अपने मन से जो मैंने आपको बताया था ना ब्रास वाला, उसमें भी मुझे कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत थी, तो वो मैंने ले लिया था। अभी इस एनसीईआरटी की बुक में भी जो एक्टिविटी दी गई है उसमें ये इलेक्ट्रोलाइट की मांग है, चलो ठीक है। उसके बाद एक खास साइज का तांबे की 2 प्लेट ले लिया, कॉपर का ये प्लेट ले लिया, ठीक है। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml डिस्टिल वाटर ले लीजिए, ठीक है। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोल दीजिए, एक सॉल्यूशन बना लीजिए, ठीक है, बना लिया। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ आप एसिड डाल दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, ताकि कॉपर सल्फेट अच्छा कंडक्टर बन जाए, ठीक है, ताकि बिजली उससे पास हो। तांबे की प्लेटों को सैंड पेपर से साफ कर दीजिए, ठीक है, कर दिया। इन्हें पानी में धोकर सुखा लीजिए अच्छे तरीके से, मतलब तैयार कर लीजिए इलेक्ट्रोड को। तांबे की प्लेट को एक बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए, मतलब इस तरीके से। तांबे का 2 प्लेट यहाँ पे तांबे का लिया गया, एक यहाँ और एक यहाँ लिया गया, ठीक है, 2 तांबे का प्लेट कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, फिर बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, है ना। बैटरी के एक टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से इसे जोड़ा गया और नेगेटिव से इसे जोड़ा गया। और इस परिपथ में 15 मिनट तक आप सर्किट को ऑन करके विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, और जब प्रवाहित करेंगे तो आपको पता है CuSO4 क्या हो जाएगा, Cu++ और SO4- में टूट जाएगा, ठीक है। अब विलियन में से इलेक्ट्रोड को हटाइए, ऐसा करने के बाद विलियन में से इलेक्ट्रोड को हटाइए और उन्हें इसको हटा दो। आप ध्यान पूर्वक देखिए, कुछ अंतर पाते हैं क्या आप? इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? परत तो होगा। इस परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे ये इलेक्ट्रॉन संयोजित है, इलेक्ट्रोड संयोजित। तो ये चीज लेपिंग तो यहां पे हुआ है। हुआ कैसे है ये देखिए, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट में डिसोसिएट हो जाता है, Cu++ और SO4- में, ठीक है। स्वतंत्र कॉपर तांबा जो फ्री कॉपर है, बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है ना। ये ऑब्वियसली कहां जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जैसे वो उसमें पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था ना, ब्रास की तरफ कॉपर जा रहा था क्योंकि ब्रास नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था। तो यहां जो कॉपर जुड़ा हुआ है जो नेगेटिव टर्मिनल से, उसकी तरफ ये जाएगा। तो इसका मतलब ये कॉपर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा और उसी पर ये नेगेटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड पे वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो CuSO4 वाला सॉल्यूशन था उसका कॉपर ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जा रहा है, उसके ऊपर वो एक तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। तो सॉल्यूशन में कॉपर की कमी हो रही है ना, CuSO4 सॉल्यूशन में कॉपर की कमी हो रही है, तो इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? इसके लिए भी प्रोसेस है। जो दूसरा इलेक्ट्रोड था ना, दूसरे इलेक्ट्रोड से जो कि तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। ये देखो ना, एक पे अगर मान लो यहां पे ये चला गया इधर, ये नेगेटिव टर्मिनल है,
तो इसमें जो कॉपर की कमी है, अब यहां से कॉपर इसमें घुल रहा है, दूसरे इलेक्ट्रोड से कॉपर इसमें घुल रहा है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो मेंटेनेंस बना रहे। सो दूसरे इलेक्ट्रोड जो तांबे की प्लेट से बने हैं उससे समान मात्रा का कॉपर विलियन में घुल जाता है, और इस प्रकार विलियन से जो कॉपर कम हुआ है दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाने के क्रम में, वो विलियन में पुनः रिस्टैब्लिश हो जा रहा है। ये प्रक्रिया चलती रहे। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित हो जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं भाई साहब। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कॉपर सल्फेट है, अगर ये आयनाइज्ड हुआ तो Cu++ और SO4-, ये इसकी तरफ चला गया। तो ये जो कॉपर है जो इसकी तरफ गया है, इसके ऊपर तो लेप चढ़ रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा है, लेकिन इसका वाला कॉपर इसमें आके मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका ही कॉपर देखा जाए तो इसमें जा रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया है, और मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए फिलहाल ये सारे पॉइंट्स हमने डन कर लिया, ये चैप्टर खत्म है, लेकिन कुछ प्रश्न के जरिए इसे कंप्लीट करने का हम प्रयास करेंगे। आसान प्रश्न है, आप कर लोगे। जैसे पहला प्रश्न यह है कि विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? Which of the following metal is used in electroplating to make the object appear shiny? अभी हमने 2-3 एग्जाम्पल की बात की है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कॉपर का प्लेट भी लगा सकते हैं, कॉपर का लेप भी लगाते हैं किसी मटेरियल पे, जैसे ब्रास के ऊपर कॉपर लगाते हैं, लोहे के ऊपर क्रोमियम का लेप लगा देते हैं, किसी अन्य सस्ती धातु से बनी हुई चीजों के ऊपर सोने चांदी का लेप लगा सकते हैं। सवाल यह है कि शाइनिंग बनाने के लिए आमतौर पर किस धातु का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो कॉमन तौर पर यूज किए जाने वाला मटेरियल है वो क्रोमियम है। हमने इसके बारे में स्पेशल कैटेगरी के कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया, जो आपके बुक में भी लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है और वो संचारित नहीं होता है, कोरोड नहीं होता, कोरोजन नहीं होता है, खरोच को रेजिस्ट करता है ना। तो ये क्रोमियम की परत चढ़ाना एक कॉमन एग्जांपल है ना। तो ये वाला केस आपके सामने ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्रोमियम वाले केस में आप यहाँ पे लॉक कर देंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत लेपन की प्रक्रिया विद्युत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? तो ये बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, जिसके बारे में अभी अभी जस्ट हम बात ही कर रहे थे, वो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो इसका केस यही हो जाएगा, और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। तो यही पॉइंट हमें डिस्कस करना था, हो गया ना। हाँ, तो ये टॉपिक खत्म, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो कृपया करके, अगर नहीं किया है तो। अगर कर लिया तो थैंक यू वेरी मच। आपको सब्सक्राइब करना है, कुछ नहीं जा रहा सब्सक्राइब करने में। आप नहीं करोगे सब्सक्राइब तो चैनल का कुछ नहीं होने वाला। आप करोगे सब्सक्राइब तो चैनल का बहुत कुछ होगा और आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो करो ना सब्सक्राइब, क्या जा रहा है इसमें। बाकी लाइक करो, लाइक करने में क्या जा रहा है। शेयर कर सकते हो, शेयर करो। कुछ करो ना करो, पढ़ाई रेगुलर करो, ये आपकी आवश्यकता है। अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करो, टाइम दो, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।